कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा मकसद ही यही है, ये चैनल बनाना कि आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाए और ताकि आप कहीं पे भी कोई ट्यूटर ना ढूंढें, कहीं पे भी जाके ट्यूशन ना ले लें और जो है ना अच्छे तरीके से आप ग्रिप कर सकें इस फिज़िक्स के सब्जेक्ट को। फिज़िक्स हम ना ही सिर्फ इस चैनल में कवर करवाएंगे आपकी 9th की, बट मैट्रिक की फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट की भी कवर करवाएंगे। तो आपके सिर्फ साथ देने की ज़रूरत है। तो चलें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं, आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक यही है कि हम एक्सरसाइज सॉल्व करवाएंगे। पूरी एक्सरसाइज जो भी सेक्शन ए सेक्शन बी है जो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलते हैं, इस एक्सरसाइज सेक्शन ए का पहला कुछ एमसीक्यूज मिले हुए हैं वो हम आपकी मदद करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ हैव, यहाँ पे डैश डैश लिखी हुई है, एंड सुटेबल यूनिट। आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है और डायरेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे तीन चीज़ें मिली हुई हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बोथ एंड भी। तो जारी बात है, आप क्या टिक करेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यूज जो वो ए टिक होगा, क्योंकि यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज़ जो होती है वो डिपेंड करती है वो मैग्नीट्यूड पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए करेक्ट आंसर है। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव, यहाँ पे डैश डैश लिखा हुआ है, अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने भी बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में 3 क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ की होती हैं। वो कौन कौन सी होती है? एक यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड होता है और तीसरा डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, बोथ एंड ए एंड बी। तो जारी बात है वेक्टर क्वांटिटी में बोथ होते हैं, अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट यहाँ पे ऑलरेडी मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है ना डायरेक्शन को टिक करेंगे। विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी? आप लोगों को पता होना चाहिए, मास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। वेट जो है स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, तो टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो हम वेट को टिक करेंगे। विच वन इज स्केलर क्वांटिटी? यहाँ पे देखें, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी ये दोनों तो वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी जो है ना जो टाइम है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इससे फोर्थ सवाल का जो आंसर होगा वो ए होगा, वो टाइम। और फिफ्थ सवाल है डिस्टेंस इज़ अ डैश डैश क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डिस्टेंस ऑलमोस्ट जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। तो इसको हम जो है ना बी आंसर है वो बी को टिक करेंगे। उसके बाद जो है ना व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सलेरेशन? एक्सलेरेशन जो डिपेंड करती है वो वेलोसिटी पे, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इसका एक्सलेरेशन। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। तो मतलब 7 का बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का मकसद होता है कि यहाँ पे एग्जैक्ट डायरेक्शन मिला हुआ है। तो यहाँ पे वो एग्जैक्ट डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी मूव करे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिकवर होता है, वो डिस्टेंस और स्पीड नहीं होता। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करेक्ट आंसर है। उसके बाद सेक्शन बी पे चलते हैं। रेस्ट एंड मोशन यहाँ पे हमें डिफाइन करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं मैकेनिक काइनेमेटिक्स सेक्शन यूनिट नंबर 2 में। डिफाइन रेस्ट, हम रेस्ट पोजीशन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमने आप लोगों को बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या बॉडी हो वो उसी रेस्ट पोजीशन में तभी कहलाएगी जब ओवरऑल फैक्टर्स एनवायरनमेंट के ज़ीरो होंगे या उन पे जो भी एनवायरनमेंट का जो फैक्टर्स होंगे वो असर ना कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि जो है ना बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट। और मोशन हम तब कहेंगे जब ओवरऑल फैक्टर्स आपके इफेक्ट कर रहे हो किसी भी बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट पे, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो ये भी आपकी जो है ना सेक्शन बी की जो है ना ए पॉइंट जो है ना डिफाइंड रेस्ट एंड मोशन वो भी कवर हो गए। व्हाट इज मीन पर रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन का मकसद होता है कि आप ये बॉडी मूव करती है उसी कंटिन्यूस डायरेक्शन में जहाँ पे आप एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते उस मतलब कि मूवमेंट की, उस बॉडी की मूवमेंट की यहाँ पे इसकी ऑब्जर्वेशन की जाए, इसकी रीडिंग फाइंड की जाए कि ये किस डायरेक्शन में किस एंगल में मूव कर रहा है। मतलब कि उनकी ऑलमोस्ट जो है ना जो मोशन होती है वो इनविजिबल होती है, इनएक्यूरेट होती है, उसकी फिक्स्ड पॉइंट
फाइंड करने में बहुत डिफ़िकल्टी महसूस होती है। तो इस टाइप ऑफ मोशन आपके जैसे परिंदे हैं, आपका एरोप्लेन है, ये जो है ना ऑब्जेक्ट्स जो है कहलाते हैं, या जो मूवमेंट करते हैं वो रिलेटिव मोशन में वो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है। उसके बाद आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन पे। डिफाइन स्पीड। स्पीड आप लोगों को पता होना चाहिए। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज़ vector quantity and is also same unit it possesses as meter per second. What is the difference between the distance and displacement? डिस्टेंस में ये होता है कि वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ये है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये सिंपल डिफरेंस है, आप लोगों को जहन में रखना चाहिए। डिफाइन एक्सलेरेशन। एक्सलेरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कैन बी डिफाइंड एज इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेट द एक्सलेरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। तो यहाँ पे एक्सलेरेशन हमें फाइंड करनी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सलेरेशन का फार्मूला Vf माइनस वी आई अपॉन टी। तो यहाँ पे देखें कि ये चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और यहाँ पे Vf ऑलरेडी हमें जो है ना फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड मिला हुआ है, और Vi भी 20 मीटर पर सेकंड मिला हुआ है, टाइम भी मिला हुआ है। तो हम एक्सलेरेशन फाइंड कर सकते हैं। तो Vf जो है ना 40 माइनस Vi मतलब 20, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 40 में से 20 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आएगा। तो 20 को हम डिवाइड करेंगे टाइम से, टाइम जो है 8 सेकंड है। तो अगर हम जो है ना 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आया? एक्सलेरेशन जो क्रिएट होगी वो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आगे चलते हैं हम स्केलर एंड वेक्टर्स पे। डिफाइन स्केलर। स्केलर आपको पता होना चाहिए, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच possess the unit and magnitude but has no direction is called scalar. And vector quantities are those quantities which possess unit, specific magnitude and have a specific direction is called vector quantity. How to represent vector quantity or represent graphically? आप लोगों को मैंने जो है ना ये समझाया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको जो है ना वेक्टर जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं कि एरो से। यहाँ पे ये एरो दिया गया। इस रिप्रेजेंटेशन को हम जो है वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, और एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कंटिन्यूसली क्वांटिटी तब भी बढ़ती है जब आपका टाइम बढ़ता है, मतलब कि डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस और टाइम में रिलेशनशिप फाइंड की जाए तो जैसा जैसा टाइम बढ़ता जाएगा उतना ही डिस्टेंस बॉडी जो है ना कवर करेगी। उसके बाद स्पीड और टाइम में भी आप लोगों को ग्राफ आप लोगों को समझाया गया था कि अगर जो है ना आपका टाइम चेंज होगा तो आपकी स्पीड में भी चेंज होगी। तो चलते हैं आगे जो है ना प्रॉब्लम्स की तरफ। यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशंस की प्रॉब्लम्स हैं। बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे एक बस है जो रोड पे मूव कर रही है, वो 50 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, एंड इट्स एक्सलरेट एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बस आफ्टर 6 सेकंड्स। आपको वेलोसिटी दी गई है, आपको एक्सलेरेशन दी गई है, अभी टाइम भी मिला हुआ है। तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी। आप लोगों को यहाँ पे यही फॉर्म मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखें चेंज इन वेलोसिटी जो है ना वो एक्सलेरेशन कहलाती है। तो आपकी इनिशियल जो जिस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है वो 50 मीटर पर सेकंड है। तो ऑलमोस्ट जो है ना ये हमें फाइंड क्या करना है? हमें Vf फाइंड करनी है। तो Vf है, इससे जो है ना आप बाय रैशनलाइजेशन तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर a को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये at हो जाएगा, तो Vf माइनस Vi हो जाएगी। तो हमें फाइंड क्या करना है? Vf फाइंड करनी है। तो जारी बात है ये माइनस है बराबर के इस तरफ आ जाएगी, तो ये प्लस हो जाएगी। तो at प्लस Vi इज इक्वल टू Vf। अभी Vf का फॉर्म ड्राइव्ड हो चुका है। तो यहाँ पे at का वैल्यू आप लिख सकते हैं। a का वैल्यू क्या आया था? 5। यहाँ पे हम 5 लिख रहे हैं, और t मीन से टाइम आपका कितना मिला हुआ है? 6। यहाँ पे 6 लिख रहे हैं।
प्लस वी आई का वैल्यू यहाँ पे मिला हुआ है 15, यहाँ पे तो 15 लिख रहे हैं, तो वी एफ का वैल्यू जनरेट हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मगर आप जो है ना यूनिट्स के साथ करिएगा, क्योंकि यूनिट्स के साथ अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट जो भी यूनिट आएगा फाइनल आपका सॉल्यूशन का, वो उस यूनिट में ही शो करेगा, वो आपका कितना वैल्यू आया वो यूनिट में रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होगा प्लस 15, तो वी एफ का जो वैल्यू होगा अगर इनको सम अप करें तो 45। तो वी एफ का वैल्यू क्या आ गया 45, मतलब 45 मीटर पर सेकंड उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम लिखा हुआ है, कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सलेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखें कि इसका वेलोसिटी मिली हुई है, फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर, इसका डिस्टेंस भी मिला हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, टाइम ऑलमोस्ट हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी जो है ना वो चेंज ऑफ द डिस्टेंस होता है, या स्पीड जो होता है वो चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे वैल्यू v का s/t होता है, तो हमें टाइम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर इसको हम जो है ना रैशनलाइजेशन करेंगे, v को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो vt हो जाएगा, यहाँ पे s हो जाएगी। तो हमें फाइंड क्या करना है, t फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा, s/t हो जाएगी और v हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, s की वैल्यू जो है वो क्या मिली हुई है आपको, जो है ना 50 मीटर मिली हुई है, और यहाँ पे आपको जो है ना ये वेलोसिटी की वैल्यू जो मिली हुई है वो 5 मीटर पर सेकंड मिली हुई है। तो ये s जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो इसको अगर हम डिवाइड करें 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 10 सेकंड। ठीक है, तो मतलब कि इसमें टाइम कितना लगेगा, इसमें टाइम जो है ना वो 10 सेकंड लगेगा। 10 जो है ना सेकंड करेक्ट आंसर है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन के बी जो प्रॉब्लम था। उसके बाद मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो भी हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। डिफाइन मोशन अंडर ग्रेविटी, आप लोगों को पता था कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है। अगर बॉडी मूव कर रही है टुवर्ड्स अर्थ, इट मीन्स उसकी मोशन जो है ना पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी, और अगर बॉडी मूव कर रही है अब फ्रॉम द ग्राउंड ऑफ द अर्थ टू एनी हाइट, तो उसकी मोशन जो है ना वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। तो ये सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन है। फर्दर आपको बताया गया था लास्ट वीडियोस में, उनको देख के आप समझ सकते हैं बेहतर तरीके से। वाई ग्रेविटी इज टेकन नेगेटिव फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वहाँ पे क्यों हम जो है ना अगर बॉडी जो है ना अर्थ से अब वो जो है ना मूव कर रही है तो उनकी नेगेटिव उसको क्यों हम लेते हैं, इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें जो है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो है ना वो उस पर अर्थ का असर जो है ना कम होता है, और बॉडी जो है ना वो नेगेटिव कंसिडर की जाती है। और क्योंकि ये प्रिंसिपल है ग्रेविटेशन का कि जितनी नज़दीक होगी टुवर्ड द अर्थ मीन्स वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी, और जितनी जो है ना फ्रॉम द अबव ऑफ द अर्थ होगी वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ना सी प्रॉब्लम है। अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 50 मीटर्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाइट से हम कोई बॉल गिरा रहे हैं, मतलब नीचे अर्थ, मतलब उसकी जी जो है ना वो पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड, मतलब कि उसकी सपोज करें उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हम ऊपर से ड्रॉप करवा रहे हैं 50 मीटर, उसकी एस मीन्स यहाँ पे एच होगी। तो यहाँ पे देखें ये फार्मूला ऑलरेडी जो रिलेशनशिप हम फाइंड करके आए थे बिटवीन द डिस्टेंस एंड स्पीड, तो उसकी इक्वेशन बन गई थी मोशन की इक्वेशन 2g's, एस की जगह पे हम एच लिखेंगे, क्योंकि हाइट है तो एस की जगह पे एच लिखेंगे। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करनी है, वी एफ स्क्वायर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप वी आई जो है ना 0 कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू होता है 9.8, और जो है ना एस या एच का वैल्यू जो होता है वो 50 मीटर है, तो इज इक्वल वी एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 50, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करके जो भी इसका वैल्यू आए, अगर उस वैल्यू को जो है ना आप उसको अंडर रूट फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वी एफ स्क्वायर कर रहा है, तो अगर ये स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो इस होल वैल्यू को जो है ना हम अंडर रूट में लाएंगे। अंडर रूट होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 50,
तो ये जो है ना इसका वैल्यू जो आएगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने कवर किया है तो 31, तो इसका वैल्यू जो आएगा 31.3 जो है ना मीटर पर सेकंड होगा। मकसद कि अगर बॉडी 50 मीटर की हाइट से ड्रॉप करवाई जा रही है टुवर्ड द अर्थ, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 31.3 मीटर पर सेकंड होगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड। यहाँ पे देख रहे हैं कि अपवर्ड हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, तो उसकी ज़ाहिर बात है जी जो है ना कंसिडर होगी नेगेटिव, कंसिडर होगी विथ वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी जो है ना वो वी आई जो है 50 मीटर में कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच द बॉडी कैन रीच। यहाँ पे देख रहे हैं तो वी एफ जो है ना हमें ज़ीरो यहाँ पे कंसिडर, हम पहले प्रॉब्लम में वी आई ज़ीरो कंसिडर कर रहे थे और वी एफ उसकी वैल्यू जो है 31.3 फाइंड की थी हमने। यहाँ पे अभी जो है ना वी एफ का हमें पता नहीं होता कि बॉडी जो थ्रो होती है फ्रॉम द अर्थ, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक ये वो बॉडी पहुँच रही है, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हमें फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, मतलब एस मीन्स एच फाइंड करनी है। तो अगर 2g यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगी तो इधर जाएगी, तो ये जो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगी, तो हमें वी एफ ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे वी एफ की जगह पे हम ज़ीरो लिखेंगे, माइनस वी आई, तो माइनस वी आई का वैल्यू हम लिख रहे हैं। तो 50 यहाँ पे स्क्वायर हम दे रहे हैं, 50 स्क्वायर यहाँ पे 2g है, तो ये डिवाइड करेगा 2g ये डिवाइड करेगा 2g, मतलब कि 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा। ये 2g 2 मल्टीप्लाई बाई 9.8 करेंगे, तो अगर इनको हम सॉल्व करेंगे 2500 डिवाइड बाई 2 करेंगे और उसके बाद डिवाइड बाई 9.8 करेंगे, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 127.55। मकसद का इसका वैल्यू जो आएगा 127.55 इसका वैल्यू आएगा। जो हाइट, जो मैक्सिमम हाइट जो कवर करेगी वो बॉडी वो 127.55 मीटर कवर करेगी। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A ball falls down from top of height of 70 meter. How much time the ball will take to reach the ground? यहाँ पे देखें ऑलरेडी हमारी इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो अगर बॉडी जो है ना ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, तो ज़ाहिर बात है उसकी जी जो है ना वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव कंसिडर की जाएगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यहाँ पे जो फार्मूला था G इज इक्वल एस बाई टी, तो जी इज इक्वल एस बाई टी था। तो यहाँ पे हमें टी फाइंड करनी है, क्योंकि कितना टाइम लग रहा है कि बाद जी को जो है ना ग्राउंड पे रीच करने के लिए। तो एस बाई जी जो है इसका फार्मूला है। एस यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, एस कितना मिला हुआ है आपका, मिला हुआ है 70 मीटर डिवाइड बाय जी जो है ना वो आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिला हुआ है। तो यहाँ पे आपका टाइम फाइंड हो जाएगा, मीटर क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका टाइम जो होगा 70 को अगर 9.8 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 7.135 आ गया। तो ये आपकी ओवरऑल एक्सरसाइज कवर्ड हो गई। अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और अपनी जो बुक है 9th क्लास फिज़िक्स की उसको खोल के आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये वीडियो आपको बेहतर फ्रूटफुल होगी, आपको बेहतर गाइड करेगी कि ये एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी, आपकी एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो गई है और अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम जल्द अज जल्द ओवरऑल जो है ना सिलेबस जो है फिज़िक्स का कवर करवा सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।